तो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेई के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जेई के पर्सपेक्टिव से, नीट के पर्सपेक्टिव से, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पे फिज़िक्स आती है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना जो आगे जा कर के बहुत से चैप्टरों का नींव रखता है। ठीक है, बहुत से चैप्टर का बेसिक्स है ये। इसके बिना आगे का कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, तो आते हैं इस पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे क्या होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूँ कहो मोशन में हो, ठीक है, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे तब तक वो मोशन में ही हो या तो रेस्ट पे ही हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक कार है, वो वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। आगे एक मोड़ आया, इसको मोड़ दिखा नहीं, ठीक है, इसने गाड़ी जाके पेड़ से भिड़ा दिया। अब इसका वेलोसिटी वी था, अचानक क्या हो गया? ज़ीरो। तो चेंज आया कि नहीं? चेंज आया। तो ये मोशन से किस में आ गया? रेस्ट पे। ठीक है, तो इसके ऊपर बाहरी फोर्स लगा, ठीक है, ये टकराया इस पे, तो पेड़ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको रोका, तब जा कर के ये रुका। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पेड़ नहीं होता और ये रोड स्ट्रेट होता, सीधा होता, तो क्या ये रुकता? नहीं रुकता, ये चलता रहता। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि F इक्वल टू एम ए। ये हमारा सेकंड लॉ नहीं है। हमारा सेकंड लॉ ये तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेकंड लॉ होता क्या है। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है, जितना हमारा मोमेंटम मतलब कि होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वही हमारा नेट फोर्स होगा एक्सटर्नल। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे कि F इक्वल्स टू एम ए कैसे आता है हमारा। अभी फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमारा होता है P इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो देंगे। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट, डिफरेंशिएशन में। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो हमने मोमेंटम का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट किया। तो अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर जगह मास कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, हम लोग इस जगह पे मास को कांस्टेंट मान के चलते हैं, और अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा हमको? सिर्फ वेलोसिटी का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारा एफ एक्सटर्नल क्या आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो है हमारा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो वो एक्सेलरेशन के बराबर आता है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तब है जब मास कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक्शन हो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके आगे का लाइन पढ़ते हैं कि सेम टाइम पे होना चाहिए साइमल्टेनियसली, और सेम नेचर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आगे की तरफ कोई नॉर्मल मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उधर से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दे सकता। ठीक है, ये सेम नेचर का फोर्स नहीं हुआ। ठीक है, ये सेम नेचर का फोर्स नहीं हुआ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आगे। हम लोग नहीं कह सकते हैं, वी कांट से दैट वन फोर्स इज एक्शन एंड अनदर फोर्स इज रिएक्शन। हम लोग ये एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कि फोर्स कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। आप लोग को एग्जांपल के तौर पे ये दिखाता हूँ। दो फोर्सेस मैंने एज्यूम किए, ठीक है, F1 और F2। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा फोर्स रिएक्शन है और कौन सा फोर्स एक्शन है। ठीक है, नहीं बता पाओगे ना। अगर आप इसको एक्शन लोगे मैं इसको रिएक्शन बोल दूंगा, अगर आप इसको रिएक्शन लोगे मैं इसको एक्शन बोल दूंगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा फोर्स रिएक्शन है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
टू डिफरेंट बॉडी इवेंट, ये दो डिफरेंट बॉडी का इवेंट है। मतलब कि इस पे एक ही टाइम पे दो अलग अलग बॉडी पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं T=mg, ये आप लोग को पता ही होगा। FBD बनाना तो आप लोग को आता ही होगा। तो ये यहाँ पर मास m हमने एक रस्सी से लटका दिया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर रस्सी एक डिफरेंट बॉडी है, मास एक डिफरेंट बॉडी है, ये ब्लॉक एक डिफरेंट बॉडी है, तो ये टू डिफरेंट बॉडी इवेंट हुआ। हाँ हुआ। टेंशन हमारा फोर्स है, ठीक है, जो इसको खींच रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ब्लॉक को, और ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाह रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो नीचे वाले फोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग को तो पता ही है BD mg होता है यहाँ पे इनटू में, तो मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि इस रस्सी को मास का तो इसका इस ब्लॉक का तो मास फील होगा ही होगा, साथ ही साथ में ग्रेविटी का फोर्स भी फील होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंशन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, सेकंड पार्ट पे। हमने दो मास लिए हैं यहाँ पे, एक स्टिक वाला है, एक बॉल वाला है। बॉल का क्या होगा हमारा फोर्स टोटल m2g, क्योंकि इसका मास m2 है, और स्टिक का क्या होगा m1g, ठीक है। इसके ऊपर भी फोर्सेस लगे हुए हैं, क्योंकि देखो ज़मीन इसके ऊपर n1 मतलब n लगा रही है, ठीक है, और इधर से इसके ऊपर वो स्टिक लगा रही है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो अब इधर से बॉल भी इसके ऊपर ना नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि स्टिक के ऊपर बॉल भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल जो है ना वो एक कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स होने के कारण ये जिस भी बॉडी से टच होगा, मान लेते हैं दो बॉडीज, तो इन दोनों के आपस में नॉर्मल लगेंगे, ठीक है। ऑल्दो ऐसे लगता नहीं है, बट मैंने सिर्फ दिखाने के लिए समझा दिया। ये फोर्स लगाएगा N1 दूसरे पे, ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा N2 ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों का सब कुछ सेम है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। N1 = N2 हो जाएगा हमारा। तो मास हमने नॉर्मल फोर्स भी कंसिडर करना सीख लिया है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल पे, जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते ही हैं। एक दीवार ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, वॉल, ठीक है। एक यहाँ पर हमारा आदमी है जो ऐसे करके दीवार को धक्का दे रहा है। ये वॉल है हमारा, ठीक है, और ये हमारा ह्यूमन है, ठीक है। अब वॉल को धक्का देने में ये जितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है, ये जितना भी फोर्स लगा रहा है वो सारा फोर्स वॉल भी इसके ऊपर लगाएगा। ये जितना फोर्स लगा रहा है वॉल भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इक्वल फोर्स हुआ दोनों की तरफ से, ठीक है, इक्वल फोर्सेस, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप लोग को समझ में आ गया होगा, न्यूटन सेकंड लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, और थर्ड लॉ भी आ ही गया होगा। तो आई होप करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अब मिलते हैं आपसे कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।